हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेस क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका बायोलॉजी का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट लेसन में होता है जीवों में जनन। ये हमारा ओल्ड पैटर्न एनसीईआरटी पे आधारित था। ठीक है, ये जो न्यू वाला एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन flowering plants। ओके, हम लोगों को क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। चलिए, पहले तो हमको ये बताइए आप लोग कि पुष्प क्या होता है। मैं बताती हूँ कि पुष्प क्या होता है। ओके, नहीं होगा उससे। पुष्प क्या होता है बताइए, है कि नहीं को पता? मैं बताती हूँ। ठीक है, पुष्प एक ऐसा पौधे का ऐसा भाग होता है जो जनन में भाग लेता है। ठीक है, क्या करता है? जनन में भाग लेता है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो पुष्पों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताई थी कि पुष्पों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। आप लोग अपने अपने घरों में पेड़ पौधे फूल लगाते होंगे, सबके घर में रहता है फूल पौधा। तो पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बट पुष्पों की खेती क्या कहा जाता है? पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती को, है किसी को पता? पुष्पों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लावर मिस क्या होता है? फ्लावर मिस होता है फूल, उसी को बोल। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? कृषि होता है। उसी तरह से फ्लोरिकल्चर को क्या बोलते हैं? फूलों या पुष्पों की खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुष्प जो है एक प्ररोह रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है? प्ररोह, रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, प्ररोह का मतलब क्या होता है? सूट सिस्टम होता है। जो भी भाग भूमि के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपरी सतह पर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्ररोह बोलते हैं, यानी कि उसको सूट बोलते हैं, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, जब मैं पिछले क्लास में बताई थी कि दो भाग होते हैं तंत्र के, ठीक है ना, एक प्ररोह तंत्र और एक मूल तंत्र, यानी कि एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है सूट सिस्टम। तो जमीन के जो ऊपर वाले भाग में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। जो भी भूमि के ऊपर वाले भाग में दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं। और जो जमीन के अंदर की सतह होता है जिसको जड़ बोलते हैं, मूल, उसी का दूसरा नाम है, उसी को बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, इतना पढ़ लिए। अब एक देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एक वैज्ञानिक है आइक्लर। एक मिनट, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? आइक्लर। आइक्लर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि पादप जो होते हैं वो दो भाग में पाए जाते हैं, एक होते हैं बीज रहित और एक होते हैं बीज युक्त। ठीक है, क्या होते हैं? पादप जो होते हैं दो भाग में पाए जाते हैं, एक होते हैं बीज रहित और एक होते हैं बीज युक्त।
यानी कि एक होता है जिसमें बीज पाया जाएगा और एक पादप ऐसा होता है जिसमें बीज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब का नाम बताए थे पिछले क्लास में, कुछ कुछ तो याद होगा ही। चलिए देखिए बताती हूँ। एक होता है, पहले पादप को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है बीज रहित और दूसरा होता है बीज युक्त। ठीक है, एक होता है बीज रहित और दूसरा होता है बीज युक्त। इसी में हम लोग बीज रहित जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइट, थैलोफाइट और क्या, ब्रायोफाइट, नंबरिंग कर देती हूँ, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ये सब क्या है, प्लांट्स का नेम है। ठीक है, क्या है, प्लांट्स का नेम है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ठीक है, उसी तरह से इसमें जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाम सुना सुना लग रहा है ना, जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो पुष्प युक्त होता है। क्या होता है, पुष्प युक्त, यानी कि ये जो प्लांट होते हैं उसमें पुष्प पाया जाता है और जिसमें पुष्प पाया जाएगा वही जनन में भाग लेगा, वही प्लांट ना जनन में भाग लेगा जिसमें पुष्प पाए जाएंगे। तो हम लोगों को इतना के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म पढ़ना है, पुष्प युक्त पौधे के बारे में पढ़ना है। जो वैज्ञानिक का नाम क्या था, आइक्लर। किसने बताया है, आइक्लर ने बताया है कि पादप जो होते हैं दो भाग में पाए जाते हैं, एक होते हैं बीज रहित और दूसरा क्या होते हैं, बीज युक्त होते हैं। और बीज रहित जो होते हैं उसमें थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होते हैं, यानी कि इसमें पुष्प वगैरह नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो बीज युक्त होते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पुष्प क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इतना तक सबका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं कि पुष्प क्या होता है, पुष्प क्या होता है। बताइए पुष्प क्या होता है, अभी हम बताए थे 2 मिनट पहले। पुष्प क्या होता है, अभी हम बताए हैं पुष्प क्या होता है, जो पौधे का वह भाग होता है जो जनन में सहायता करती है। ठीक है, और प्ररोह तंत्र की सहायता से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। कोई नहीं, मैं पुष्प लेकर भी आई हूँ, पुष्प को दिखाकर भी बताऊंगी कि पुष्प क्या होता है, किस तरह से हमको पुष्प के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है, पुष्प है ना, पुष्प की संरचना है, पुष्प का भाग है कि पुष्प में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है। ठीक है, पुष्प की संरचना के बारे में भी वैज्ञानिक एक बताए हैं, जिनका नेम है क्या, प्रोफेसर गोथे। प्रोफेसर गोथे, ठीक है, कौन बताया है, प्रोफेसर गोथे। पुष्प की संरचना के बारे में उन्होंने अध्ययन किया तो बताया कि पुष्प में कौन कौन सा भाग पाया जाता है। ओके, चलिए देखिए, यही है पुष्प का भाग। देखिए मैं दिखाती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं, ये वाला जो होता है। और आसन मतलब क्या होता है, बैठने का स्थान होता है। आसन मतलब क्या होता है,
बैठने का स्थान होता है। तो पुष्प जिस पे है टिका हुआ, ये जो यहाँ जहाँ डंठल खत्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और ये क्या है? पुष्प वृंत है। वृंत का मतलब ही होता है डंठल। क्या होता है? डंठल। उसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। और जो आसन होता है उसको पुष्पासन बोलते हैं, जिसपे पूरा फूल क्या होता है? पुष्प क्या होता है? टिका होता है। ठीक है, चलिए अब ये है पुष्पीय अक्ष, सेंटर पॉइंट। जो अंडाशय होता है, फूल में अंडाशय पाया जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? पुष्पीय अक्ष बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है इसका बाह्य दल। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन? बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। तो इसमें से बाह्य दल कौन सा है? ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट है, हालांकि ये यहाँ से पूरा ग्रीन ही है। ये जो पार्ट है इसका देखिए, ये जो अलग अलग अगर हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? बाह्य दल बोलेंगे। ये एक पार्ट भी जो है सब क्या है? बाह्य दल है। ये पुष्पों की बाहरी अवस्था का ख्याल रखता है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है, पुष्प जब पहले तो डायरेक्ट ऐसा बन के तैयार नहीं होता है, पहले ये क्या होता है? कली अवस्था में होता है। तो जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो उसका ध्यान कौन रखता है? बाह्य दल रखता है। और आप लोग को ये मन में ख्याल आना चाहिए कि बाह्य दल पुंज क्या होता है। तो जो बाह्य दल का पुंज होता है, समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। यानी कि सिंगल सिंगल बाह्य दल जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये हो गया इसका बाह्य दल पुंज। और ये जो इसका पंखुड़ी दिख रहा है, दिख रहा है ना, कितना है? 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं? 5 है। बट अगर मैं इसमें से एक निकाल दे रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी क्या है? ऐसा नहीं कि इसमें से ये निकल गया तो ये दल पुंज नहीं है, दल नहीं है। ये क्या है? दल है। क्या है? दल है। और यही सब दल का जो समूह बना हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। और ये क्या है? दल है। अगर सिंगल सिंगल हो तो सारा क्या होगा? दल होगा। और अगर सबका समूह मिला रहेगा, जब सब ग्रुप में होगा तो क्या हो जाएगा? दलपुंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है पुंकेसर। पुंकेसर को ही क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। पुंकेसरों, जिस तरह से दल के समूह को दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं, उसी तरह से पुंकेसरों के समूह को पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। और स्त्री केसर के समूहों को क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पुष्प का जो मादा जननांग होता है वो क्या होता है? जायांग होता है। और जो नर जननांग होता है वो क्या होता है? पुमंग होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, देखिए दल से मैं एक चीज आप लोग को क्लियर करती हूँ कि ये कौन सा कलर का है? चलेगा? चलेगा, ठीक है, जो भी है। ठीक है, ये डिफरेंट कलर का और ये डिफरेंट कलर का है ना? ठीक है, तो देखिए दल क्या होता है? दल जो है ना, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अलग अलग रंग बिरंगा, गुलाब का एग्जाम्पल ले ले तो गुलाब लाल होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है ना, तरह तरह कलर होता है। तो दल जो होता है विभिन्न रंगों के होते हैं और विभिन्न रंगों से वो कीटों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और कीट जो है उनका क्या करते हैं? वहाँ पे जाके जनन की क्रिया करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये है दल। ठीक है, दल जो है अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पुष्प का मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग होते हैं। ठीक है, ये है पुष्प का आवश्यक भाग। और एक होता है सहायक अंग, जैसे कि इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये 3 क्या? वर्तिकाग्र, वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। ठीक है, एक होता है अंडाशय जो कि यहाँ देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा है ना, बट पता तो चल रहा है कि क्या लिखा हुआ। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, चलिए अंडाशय और वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये तीनों मिलकर जो बने होते हैं, क्या बने होते हैं?
स्त्री केसर बने होते हैं। स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? 3 भागों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और पुंकेसर जो होते हैं मुख्यतः 2 भाग से मिलकर बने होते हैं, परागकोश और तंतु। ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? तंतु। तो परागकोश और तंतु के मिलने से क्या बना होता है? पुंकेसर बना होता है। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से स्त्री केसर बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण। ठीक है, यानी कि पुष्प का लक्षण जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। ये क्या होता है? बाह्य दल का समूह होता है। आप लोग बताइएगा, अभी मैं बता चुकी हूँ, बाह्य दल का समूह होता है। ठीक है, और ये दल का समूह होता है। क्या होता है? दल का समूह होता है। ठीक है, और पुमंग जो पुंकेसरों का समूह होता है, पुंकेसरों का समूह होता है। पुंकेसरों का समूह होता है। और नेक्स्ट क्या है? जायांग जो स्त्री केसर का समूह होता है। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्त्री केसर का समूह होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे और देखेंगे क्या है। देखिए पहले देखिए, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, मैं क्लियर कर दे रही हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है। ये ना एडिट करने के टाइम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए देखिए, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहायक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि जनन के लिए तो सिर्फ 2 ही चाहिए ना, पुमंग और जायांग, है ना? जो मादा जननांग हो जाएगा और नर जननांग हो जाएगा, वही 2 चाहिए जनन के लिए, और उसी से हमको काम भी है पुष्प बनाने के लिए। बट ये क्या होता है? ये जो है सहायक चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं सहायक चक्र कहलाते हैं, और पुमंग और जायांग जो है वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवश्यक चक्र कहलाते हैं। क्योंकि पुंकेसर क्या होता है? पुमंग और जायांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अभी मैं बताई कि जो पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है वो क्या करता है? जनन में भाग लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दलपुंज। दल के समूह को दलपुंज कहा जाता है। यह पुष्प का क्या है? दूसरा चक्र है। क्या है? दूसरा चक्र है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? परागन में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है। अभी बताएं कि फूल जो है, पुष्प जो है, विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, लाल, पीला, हरा, पर्पल, जो भी, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कलर होते हैं। तो वो जो है पुष्प जो है अपनी ओर कीटों को क्या करते हैं? दल के सहायता से कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। यह पुष्प का प्रथम चक्र है। पहले बाह्य दलपुंज के बारे में पढ़ना था, आप लोग नोट्स बनाइएगा तो फर्स्ट में बाह्य दलपुंज का बनाइएगा। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश क्या होता है? हरे रंग का होता है। जरूरी नहीं कि सारा फूल में हरा ही हो, किसी किसी में कलर चेंज भी होता है, लेकिन अधिकांश, अधिकतर क्या होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, ये हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज जो है अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, और बाह्य दल के ही समूह को क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पुमंग और जायांग, जिससे जो पुष्प का भाग है वो जो जनन में भाग लेता है, यही दोनों है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्प का जनन भाग कौन कौन सा होता है, तो पुमंग और जायांग होता है। यही दोनों जो है जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, पुमंग जो है पुष्प का क्या है? तीसरा चक्र है। प्रथम चक्र कौन है?
बाह्य दल है। क्या है प्रथम चक्र? बाह्य दल है। और द्वितीय चक्र क्या है? दूसरा चक्र क्या है? दल है। उसी तरह से तीसरा चक्र क्या है? पुमंग है। यह जो है एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, यानी कि पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहते हैं, अभी बताएं। ठीक है, पुमंग जो है पुष्प का नर भाग है। क्या है? नर भाग है। नर मतलब क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। अभी बताए थे क्या होता है? परागकोश और पुतंतु, फिलामेंट। नेक्स्ट है जायांग। क्या है? जायांग। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है, क्योंकि टोटल 4 ही चक्र है तो आखिरी ही होगा, लास्ट वाला होगा। चौथा चक्र कौन सा है? जायांग है। क्या है? जायांग। यह पुष्प का मादा भाग होता है। नर भाग कौन है? पुंकेसर है, पुमंग है, लेकिन मादा भाग कौन सा है? जायांग है या फिर स्त्री केसर है। चलिए, जायांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जनन क्या होते हैं? जब 2 जीव मिलकर एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आवृतबीजी पौधे में पुष्प उसका क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पुष्प पाए जाते हैं। जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उसी से उन्हीं से रिप्रोडक्शन होगा ना, तो वही लिखा हुआ है कि आवृतबीजी पौधे में क्या होता है? पुष्प जो होता है उसका लैंगिक जनन होता है। ठीक है, पुंकेसर व जायांग के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक मतलब होता है जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण महाबीजाणु का निर्माण होता है और परागकण से नर युग्मोद्भिद और महाबीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नर युग्मक और अंड कोशिका मादा युग्मक के संयुग्मन से युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, संलयन मतलब होता है मिलना। ठीक है, जब मिलना होता है उसी को क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन युक्त बीजांड के अंकुरन से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है, यानी कि नए पौधे का निर्माण करने के लिए निषेचन का होना क्या है? जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि निषेचन के पूर्व की घटनाएं क्या होती है, निषेचन के बाद की घटनाएं क्या होती है, यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, चलिए देखिए, लैंगिक जनन की घटना अभी मैं बताई कि क्या पढ़ूंगी कि निषेचन के पहले की घटनाएं क्या होती है और निषेचन की पश्च की घटनाएं क्या होती है और निषेचन क्या होती है। ठीक है, देखिए परागकोश की संरचना क्या है? परागकोश की संरचना। ठीक है, जो परागकोश और पुतंतु से मिलकर पुंकेसर बने होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक परागकोश जो होता है द्विपालित होता है इस तरह से। ठीक है, क्या होता है? एक परागकोश जो होता है द्विपालित होता है। ठीक है, प्रत्येक में 2 क्या पाए जाते हैं? परागकण रहते हैं। प्रत्येक में क्या पाए जाते हैं? 2 परागकण रहते हैं। यहाँ पे तो फिगर से थोड़ा सा ढका हुआ है बट मैं बता दे रही हूँ। प्रत्येक परागकोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। क्या होती है? लघु बीजाणु धानियां होती है। ठीक है,
और लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। इस तरह से देखिए मैं बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग परागकोश की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके अंदर की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, चलिए देखिए, लघु बीजाणुधानी की संरचना यह जो होती है निम्नलिखित परतों से मिलकर बनी होती है। यही जो अभी द्विपालित बताए थे ना, इस तरह से बताए थे ना, उसी को काट कर, पराग कोश को जब काट कर उसका अध्ययन करेंगे तो ये द्विपालित होता है। इस तरह से इसके अंदर रहता है। ठीक है, जो उसका होता है, इसको अंतस त्वचा नहीं, इसको बाह्य त्वचा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचा बोलेंगे। मतलब इसका जो बाहरी का परत होता है, इस तरह से ये वाला जो होता है फर्स्ट लेयर, ठीक है, वो क्या है, बाह्य त्वचा है। क्या है, बाह्य त्वचा। उसके बाद वाला जो होता है अंतस्थिसियम कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतस्थिसियम कहलाता है। और उसके बाद वाला जो होता है मध्य परत होता है। क्या होता है, मध्य परत होता है। और लघु बीजाणु मातृकोशिका जब पराग कोश का अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विखंडन होता है तो क्या होता है, लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है, लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है। और इसका सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, टेपिटम होता है। क्या होता है, टेपिटम होता है, जो कि लघु बीजाणु को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसका कार्य क्या होता है, पोषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टेपिटम के कार्य। क्या है, टेपिटम के कार्य। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। अभी बताएं क्या करता है, विकसित हो रहे, जो मतलब विकास कर रहा होता है, विकास के चरण में होता है, उसको ये विकास करने के लिए क्या देते हैं, पोषण देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। यह परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण करता है। परागकण की बाह्य भित्ति का निर्माण कौन करता है, टेपिटम करता है। कौन करता है, टेपिटम करता है। नेक्स्ट है, यह स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जो परागकण की सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से सुरक्षा करता है। परागकण की सुरक्षा कौन करता है, स्पोरोपोलिनिन नामक एक प्रोटीन स्रावित होता है जो क्या करता है, परागकणों को प्रोटेक्शन करता है, उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, यह कैलेज एंजाइम का स्राव करके बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। स्फुटन का मतलब क्या होता है, जब पुष्प परिपक्व होने के अवस्था में रहता है तब पुष्प का क्या होता है, स्फुटन होता है। क्या होता है, स्फुटन होता है, जिसमें क्या होता है, कैलेज एंजाइम का स्राव करके बीजाणु के स्फुटन में सहायक होता है। आप लोग बताइएगा कि लाइटोज पढ़े हैं, लैक्टोज, सॉरी लाइटोज बोल रही हूँ, लैक्टोज पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ना है। लैक्टोज जो है वो किसमें टूटता है, माल्टोज में। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज में टूटता है और माल्टोज जो है वो माल्टेज में टूटता है। टूटा है ना, उसी तरह से यहाँ पे कैलोज रहता है। क्या रहता है, कैलोज रहता है। जो क्या कोशिका रहता है उसका नाम रहता है कैलोज, और वो कैलोज जो है आपस में टूट के कैलेज नामक प्रोटीन क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, जो क्या करता है, स्फुटन में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन अभी पढ़े थे कि पराग कोश को जब काट कर उसके आंतरिक भागों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वही क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होता है। क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होता है। देखिए ये वाला आप लोग को दिखाते हैं, दिख रहा है ये वाला, वही जो इस तरह से अभी बनाए थे ना, इस तरह से यही है। ठीक है,
और ये क्या है, परागकोश की द्विपाली संरचना है, ठीक है। और इसी का अर्धभाग को अध्ययन करेंगे तो ये वाला जूम इन करके दिखा हुआ है, ठीक है। और यही जो दोनों भाग है इसका, वो एनसीईआरटी का फिगर है उसलिए थोड़ा सा डीपली लग रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। देखिए, लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने पर उत्तक क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक द्विगुणित कोशिकाएं बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। अभी बताए थे लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। एन का मतलब होता है, कहीं भी देखिएगा बायोलॉजी में, एन का मतलब होता है अगुणित। क्या होता है, अगुणित होता है। और 2n कहीं पे रहेगा उसका मतलब होता है द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, कोशिका आपस में टूट जाता है, आधा हो जाता है। तो जब द्विगुणित रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगुणित में आ जाएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका क्या होता है, कोशिका आधा हो जाता है, टूट जाता है, तो अगुणित हो जाता है। और वही इसका अपोजिट है, समसूत्री विभाजन जब होगा तो अगुणित से द्विगुणित हो जाएगा, यानी कि कोशिका का संलयन हो जाएगा। वही है लघु बीजाणु जनन। क्या है, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो मैं अभी आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाई थी, ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, अर्ध विभाजन करने के बाद वो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने लघु बीजाणुओं का, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। और चारों लघु बीजाणु जो है आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, 4 है इसीलिए 4 को चतुष्क भी कहा जाता है, ये जानते होंगे आप लोग संस्कृत के भाषा में, ठीक है। उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट है, परिपक्व होकर चारों परागकण जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। परिपक्व होता, कोई भी चीज होता है ना, परिपक्व होने के बाद वो अलग हो, पेड़ से फल पक जाता है तो फिर नीचे आ जाता है, आता है ना। उसी तरह से जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो फिर ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक मिनट बस। परागकोश की परिपक्व तथा स्फुटित अवस्था, अभी बताए थे स्फुटन का मतलब क्या होता है, फूटना होता है, निकलना होता है। परागकोश का स्फुटन, ठीक है। परागकोश में कुल कितने होते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर पाए जाते हैं, अंतः स्तर पाए जाते हैं, मध्य स्तर और टेपिटम। अभी हम लोग पढ़ चुके थे, पढ़े थे ना, अंतःस्थिसियम, बाह्य स्तर, टेपिटम पढ़े थे अभी, वही है। परिपक्व होने पर जो मध्य स्तर होता है और टेपिटम जो होता है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और स्ट्रोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर की कोशिकाएं पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है, जो जल हानि करके सिकुड़ जाती है। सिकुड़ना और फैलना जानते हैं ना। इससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश फट जाता है, जिससे क्या होता है, परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। जब तक वो बंद रहता है तब तक परागकण उसके अंदर रहते हैं, और जब उसका स्फुटन होता है तो परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। कि स्कूल जाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहले हम लोग अभी क्या पढ़े, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। और पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। आप लोग को समझ में आना चाहिए अच्छे से, और नहीं भी आया तो फिर क्लियर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है।